दोस्तों अनन्या सुबह सुबह आज बहुत ही जल्दी में होती है। जल्दी जल्दी उसे तैयार होकर के कहीं जाना था और जाना कहीं और नहीं था, जल्द से जल्द उसे बैंक्वेट हॉल पहुंचना था, क्योंकि आज उसके चचेरी बहन की सगाई जो थी। और अनन्या जो थी खुद एक इवेंट प्लानर थी, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वो चलाया करती थी और अपनी बहन की सगाई का भी प्रोग्राम वो खुद ही देख रही थी। इसलिए प्रोग्राम शुरू होने से काफ़ी पहले उसे जो है बैंक्वेट हॉल जाकर के पहुंचना था और सारी तैयारियां देखनी होती है। और वो अपने चाचा के घर में ही रहा करती थी। अनन्या कोई कुंवारी लड़की नहीं थी दोस्तों। दरअसल अनन्या की उम्र इस वक्त 32 साल होती है और वो एक बच्ची की माँ भी होती है। लेकिन न बैंक्वेट हॉल जाकर के पहुंचती है, वहाँ की तैयारियों का जायजा लेती है, उसके बाद वहाँ से अपने ऑफिस चली जाती है। दरअसल सगाई का जो कार्यक्रम रखा गया था वो शाम का था दोस्तों। शाम होती है, धीरे धीरे मेहमान आने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है प्रोग्राम शुरू हो जाता है। सारे लोग, सारे मेहमान दोनों पक्ष के आ चुके थे, तैयार होकर के वहाँ पर आकर के पहुँच जाती है। अब होता क्या है कि इस प्रोग्राम के दरमियान सगाई होने से कुछ देर पहले ही अनन्या को ये बात पता चलती है कि उसकी जो चचेरी बहन है राखी, राखी की जिस लड़के धनंजय से सगाई हो रही है, दरअसल वो धनंजय जो है 10 लाख रुपए दहेज में मांग रहा है और उसका जो परिवार है वो देने के लिए तैयार भी हो चुका है। अब अनन्या को ये बात बहुत गलत लगती है, पर अनन्या इस बात को वहाँ पर जो है मुद्दा उठा लेती है, तो दोस्तों वहाँ पर तमाशा सा हो जाता है। वो उस लड़के से कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए दहेज मांगते हुए। वो कहता है दहेज नहीं है दीदी, मैं एक नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ और उसके लिए 10 लाख रुपए अपने पिताजी से ले रहा हूँ और 10 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पर अपने ससुर जी से ले रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, कैसे मर्द हो तुम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम दहेज को जो है गिफ्ट का नाम दे रहे हो। वो कहता है दीदी आप जबान संभाल करके बात कीजिए, आप बहुत गलत बात कर रही हैं, ध्यान रखिए मैं इस घर का दामाद हूँ। वो कहती दामाद हो नहीं, दामाद होने वाले हो, और तुम्हारी अगर ऐसी ही हरकत रही तो तुम वो दामाद कभी नहीं बन पाओगे। लेकिन अनन्या तो हैरान तब हो जाती है जब उसके चाचा और चाची जो होते हैं वो अनन्या को ही उल्टा सीधा कहने लगते हैं। वो अनन्या से कहते हैं कि तुम चुप करो, तुम्हें इस बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना घर तो नहीं बसा पाई, अपना परिवार तो संभाल नहीं पाई, अपने पति को छोड़कर जो है घर पर आकर के बैठी हुई हो, कम से कम हमारी बेटी का तो घर बसने दो। अनन्या ने बिल्कुल अपेक्षा नहीं की थी कि उसके चाचा चाची जो है भरी महफिल में सबके सामने उसे इस प्रकार से बेइज्जत करेंगे। उसके बाद अनन्या जो है चुप हो जाती है दोस्तों और शादी का प्रोग्राम जो है वो निपट जाता है। रात 10:30 बजते बजते जो है सगाई का प्रोग्राम 10:30 बजते बजते जो है सगाई का प्रोग्राम सब निपट जाता है। खाना पीना खा करके 11 बजे तक जो है सारे लोग मेहमान जो है बैंक्वेट हॉल से जो है वापस जा चुके थे। लेकिन अनन्या जो थी वो अभी भी जो है बैंक्वेट हॉल में ही मौजूद थी। इस वक्त 11:15 का वक्त हो रहा होता है। 11:15 बजे घर से उसका फ़ोन आता है उसकी बेटी का, और बेटी कहती मम्मा आप अभी तक नहीं आई। तो वो जो उससे बात कर रही होती है, तभी उसकी जो चचेरी बहन होती है वो तभी उसकी चचेरी बहन फ़ोन ले लेती है बेटी के हाथ से और कहती है दीदी काफ़ी रात हो गई है, अब तक आप आई नहीं, और कितना समय लगेगा। अनन्या कहती है बस कुछ वेंडर्स का जो पेमेंट है वो पेमेंट कर रही हूँ और बस 15-20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी। वो कहती है ठीक है। उसका कॉल जो है कट हो जाता है दोस्तों। रात के 1 बजे के करीब उस बैंक्वेट हॉल का जो मैनेजर होता है वो बैंक्वेट हॉल में जब आकर के पहुंचता है तो क्या देखता है कि बाहर जो दरवाजे पर गार्ड बैठा है वो अपनी कुर्सी पर बैठा सो रहा है। उसे बड़ा गुस्सा आता है, दरवाजा खुला पड़ा है बैंक्वेट हॉल का और ये सो रहा है। वो उसे फटकार लगाता है, वो उठ जाता है और कहता है बाप की ये सर थोड़ी झपकी सी लग गई थी, मुझे नींद आ गई थी। और उसके बाद जो वो मैनेजर होता है जिसका कि नाम अभिषेक होता है, अभिषेक अपने गार्ड को डांटता चिल्लाता हुआ बैंक्वेट हॉल के अंदर आता है दोस्तों। और जैसे ही वो बैंक्वेट हॉल के अंदर प्रवेश करता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुन करके गार्ड भी भागा हुआ अंदर आता है और जब दोनों देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बैंक्वेट हॉल में फर्श पर अनन्या जो है लहूलुहान हालत में पड़ी हुई है। उसका एक चेहरा एक तरफ से बुरी तरीके से खराब हो चुका था। और जब दोनों जाकर के उसके पास देखते हैं, पहुंचते हैं, तो गार्ड जो होता है अभिषेक से कहता है साहब मुझे तो लगता है कि ये मर चुकी है। आखिर दोस्तों क्या हुआ था अनन्या के साथ, किसने किया था उसके साथ ये काम, आखिर किसकी क्या दुश्मनी थी अनन्या से। ऐसा कौन था जो उस रात बैंक्वेट हॉल में घुसा और उसने अनन्या की ये ऐसी हालत कर दी जैसे अनन्या की उसने जान ही ले ली थी। और उसके बाद वो वहां से इतनी आसानी से और सफाई से निकल करके चला गया कि सिक्योरिटी गार्ड को पता भी नहीं चला। आखिर दोस्तों ये मामला क्या था, इस कहानी में अंत तक जब आप बने रहेंगे और जब आपको असली मुजरिम का पता चलेगा तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि इस घटना को अंजाम किसने दिया था और क्यों दिया गया था। दोस्तों बताऊंगा पूरी घटना विस्तार से, कहानी में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक और सच्ची घटना लेकर। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कहानी किस शहर से देख रहे हैं, किस शहर से सुन रहे हैं। आइए लिए चलता हूँ सीधा कहानी पर। पुणे की रहने वाली अनन्या देशपांडे
32 वर्षीय वो महिला जिसका विवाह जो था अपने उसके पति जिसका कि नाम ऋषि होता है, ऋषि से 8 साल पहले किया गया था दोस्तों। 3 से 4 साल 5 साल तक दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी चली, लेकिन धीरे-धीरे दोनों पति-पत्नियों में लड़ाई झगड़े होने लगे। तो ये अनन्या जो थी वो भी जॉब किया करती थी, उसका पति भी जो था वो जॉब किया करता था, लेकिन उसे अपनी पत्नी पर पूरे टाइम शक बना रहता था कि उसकी पत्नी जो है वो चरित्रहीन है। उसका कहीं न कहीं ज़रूर किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ चल रहा है, और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। और जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक समय ऐसा आता है 2 साल पहले कि अनन्या जो है अपने पति से अलग होने का जो है फैसला कर लेती है, और उसके बाद वो अपने चाचा चाची के घर अपने मायके आ जाती है अपनी 6 साल की बेटी को लेकर के। चाचा चाची के घर आने का रीज़न ये था कि उसके माँ बाप थे ही नहीं। चाचा चाची ने ही बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था, उन्होंने ही उसका विवाह किया था, तो उसके जो भी थे अब वही लोग थे। वहाँ आकर के वो रहने लगती है अब, और डाइवोर्स का केस भी कोर्ट में अब इन दोनों का चल रहा होता है। लेकिन बात अटकी हुई थी बेटी की कस्टडी को लेकर के। पति जो था वो चाहता था कि बेटी की कस्टडी उसे मिले, और अनन्या जी की बेटी की कस्टडी उसे देना नहीं चाहती थी। इसी बात को लेकर के कोर्ट में इन लोगों का विवाद चल रहा होता है। यहाँ आने के बाद अनन्या जो होती है वो खुद का काम करने का सोचती है, और उसके बाद वो जो है एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करती है, और इवेंट मैनेजमेंट का काम वो करने लगती है, क्योंकि इसके पहले भी वो उसी प्रकार की कंपनी में जॉब किया करती थी, तो उसे उस चीज़ का पूरा अनुभव, पूरा एक्सपीरियंस होता है, और उसकी मेहनत रंग लाती है, और जल्द ही उसका काम जो है तेजी पकड़ने लगता है। इसी बीच उसे एक बंदा टकराता है जिसका कि नाम रजनीश होता है, और रजनीश और ये अनन्या जो होते हैं अब ये लोग जो थे पार्टनर बन चुके थे। लेकिन इसमें 70% की पार्टनर जो थी अनन्या थी, और 30% का पार्टनर जो था वो रजनीश होता है। अब इस प्रकार से इन लोगों का काम जो है दोस्तों चलने लगता है। अब ये काम चलते चलते 1 साल का समय हो चुका था, तो ये समय आकर के पहुंचता है कि जब उसके चाचा की बेटी की शादी तय होती है, और सगाई का वो दिन आता है, और सगाई की वो शाम आती है, जो मैं कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताई कि वहाँ पर क्या क्या तमाशे होते हैं। और उसके बाद जब सारे मेहमान घर चले जाते हैं तो रात को अनन्या के साथ वहाँ पर ये हादसा हो जाता है। अब कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जब अभिषेक और उस गार्ड ने जब वहाँ पर ये सब माहौल देखा, तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस वहाँ पर आकर के पहुँचती है, एम्बुलेंस भी आ चुकी थी, तुरंत अनन्या को जो है अस्पताल भिजवा दिया जाता है। अनन्या के परिवार को फ़ोन करके इस हादसे की जानकारी दी जाती है, पूरा परिवार भी जो है हॉस्पिटल आकर के पहुँच जाता है दोस्तों। लेकिन अस्पताल आने के बाद डॉक्टर जो बात पुलिस को बताते हैं, इससे पुलिस को थोड़ी सी राहत की सांस आती है, और परिवार भी थोड़ा सा राहत की सांस लेता है दोस्तों। दरअसल अनन्या की सांसें इस वक्त भी चल रही थी। अनन्या की जो है दोस्तों मृत्यु नहीं हुई थी, वो अभी भी जो थी जिंदा थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था, उसके चेहरे पर एक लंबा घाव था जिसमें 15 से 17 जो है टाँके लगाए जाते हैं, और उसे वेंटिलेटर पर इस वक्त रखा जाता है। अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं थी दोस्तों। परिवार से कंप्लेंट ली जाती है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब शुरू होती है दोस्तों पुलिस की तफ्तीश। और जब अनन्या के बारे में पिछला जब जानकारी निकाली जाती है तो परिवार जो है पूरी बात बताता है कि इस प्रकार से वो 2 साल से वहाँ पर रह रही थी, और उसका पति ऋषि जो है उसके साथ उससे का विवाद चल रहा है। तलाक का केस जो है, डाइवोर्स का केस जो है कोर्ट में चल रहा होता है, और आए दिन इन लोगों की फ़ोन पर भी लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। वो बार बार फ़ोन कर करके इसे परेशान करता है। अब सबसे पहला तो बनता है कि उसके पति को ही उठाया जाए। पुलिस उसके पति को बुलाती है, उससे कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो वो अपने आप का कोई इस मामले में संलिप्त होने से साफ साफ मना करता है कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। उससे पूछा जाता है तो वो अपनी पत्नी को ही कैरेक्टरलेस घोषित करता है। वो कहता है कि ये जो औरत है जो चरित्रहीन है, इसके शुरू से ही न जाने कितने लोगों के साथ कैसे कैसे संबंध रहे हैं। उसका तो एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि देखिए इस फोटो में देखिए। जब इंस्पेक्टर उस फोटो को देखता है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अनन्या सिर्फ एक पुरुष के कंधे पर हाथ रख करके खड़ी हुई होती है। इंस्पेक्टर को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे झाप देता है, कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए क्या? अगर एक महिला किसी पुरुष के कंधे पर हाथ रख के खड़ी हुई है, इसका मतलब क्या वो चरित्रहीन हो गई? उसके चरित्र पर तुम सिर्फ इतनी बात से उंगली उठा सकते हो? वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पता है मेरी पत्नी कैसी है, लेकिन इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस के पास ऐसे कोई सबूत तो थे नहीं उसके खिलाफ। पहले पूछताछ के बाद उसे जो है छोड़ दिया जाता है, कहा जाता है शहर से बाहर मत जाना, हम तुम्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाएंगे। पति वहां से चला जाता है। अब पुलिस के बाद दूसरा सस्पेक्ट वो था जिसके कंधे पर हाथ रख करके अनन्या खड़ी हुई थी। उसकी जानकारी निकाली जाती है तो वो उसका जो है कॉलेज का दोस्त निकलता है। उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि इस रात को तुम इतने बजे कहाँ थे? वो बताता है मैं अपने परिवार के साथ यहाँ था। पुलिस क्रॉस चेक वेरीफाई करती है तो उसकी बात सही निकलती है। अब वो भी जो था पुलिस के शक के दायरे से बाहर था। 2 लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी थी लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। पुलिस अभिषेक को और उस गार्ड को बुलाया जाता है, वहाँ पर उनका बयान लिया जाता है
कि आखिर हुआ क्या था। अभिषेक बताता है कि जब वो वहाँ पर आकर के पहुँचा था तो ये जो गार्ड था, ये वहाँ पर कुर्सी पर सो रहा था। मैंने इसे फटकार लगाई, उसके बाद जब मैं अंदर गया तो देखा कि अनन्या वहाँ पे लहूलुहान हालत में वहाँ अंदर फर्श पर पड़ी हुई है और कोई व्यक्ति मुझे भागता हुआ खिड़की से नजर आया था। गार्ड से पूछताछ की जाती है तो गार्ड जो होता है, गार्ड को पुलिस जब फटकार लगाती है तो गार्ड माफ़ी मांगने लगता है, कहता है साहब मुझसे गलती हो गई। दरअसल उस रात मैंने जो है शराब पी ली थी, मैंने नशा कर लिया था। और जब उससे पूछा जाता है कि पूरी बात सच-सच बता, तो कहता है कि साहब जब अंदर पार्टी चल रही होती है तो एक वेटर जो था वो अंदर से बाहर आया था। उसने मुझे ला कर के जो है दारू का क्वार्टर दिया था और कहा था कि अंदर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लो तुम भी एंजॉय करो, लेकिन छुप के करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और साहब बस मैंने वो दारू पी ली थी। उसका भी मेडिकल करवाया जाता है। पुलिस जो है उसे जम कर के फटकार लगाती है और अभिषेक को और उसे भी दोनों को निर्देश दिया जाता है कि शहर छोड़ कर के ना जाए। अब दोस्तों इसका जब मेडिकल रिपोर्ट जब निकल करके सामने आती है अनन्या की, तो पुलिस हैरान हो जाती है, क्योंकि अनन्या के साथ जो है दोस्तों दुष्कर्म किया गया था और दुष्कर्म करने के बाद उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई थी। और वो जो होता है ना लोहे का, ये ऐसे उंगलियों में फंसाते हैं, उसको क्या पंच कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, उससे जो है अनन्या के फेस पर जो है वार किया गया था। जैसे कोई न जाने कितनी क्रूरता के साथ उसके साथ अपनी दुश्मनी निकालना चाहता हो दोस्तों, इसलिए उसका चेहरा फट गया था एक तरफ से और इतने सारे टाके उसे लगाए गए थे। उसके ऑफिस में काम करने वालों से पूछताछ करने की कोशिश करती है अनन्या। पता चलता है कि अनन्या के ऑफिस में जो था, एक अनन्या थी, दूसरा उसका पार्टनर रजनीश था, तीसरी एक मोना थी जो सेक्रेटरी थी, जो वहाँ पर काम संभाला करती थी, और मोना जो थी वो रजनीश की गर्लफ्रेंड होती है। और वहाँ पर एक ऑफिस बॉय काम किया करता था जिसका कि नाम जो था मनु था। पुलिस सबसे पूछताछ करती है तो रजनीश और मोना जो होते हैं पुलिस को सब कुछ बताते हैं कि बस कुछ ऐसा ऐसा था। वो 70% की पार्टनर थी और मैं 30% का पार्टनर था, और मोना जो थी यहाँ पे ऑफिस का काम और सेक्रेटरी थी, ये भी सब काम संभाला करती थी। मनु से जब पूछताछ की जाती है तो मनु एक ऐसी बात पुलिस को बताता है जिससे पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। मनु पुलिस को बताता है कि साहब अनन्या मैडम की और रजनीश सर की जो है अभी 3-4 दिन पहले ही एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी ऑफिस के अंदर। और वो लड़ाई के कारण वो बताता है कि ये जो रजनीश सर जो थे, अनन्या मैडम से चाहते थे कि वो उसे अपनी कंपनी में बराबर का पार्टनर बनाए, 50-50% का पार्टनर बनाए। और जिस पर अनन्या मैडम ने कहा था कि देखो इन्वेस्टमेंट मेरा ज़्यादा किया हुआ है, कंपनी मेरी खड़ी की हुई है, और 90% क्लाइंट्स भी जो है अनन्या मैडम ही लेकर के आती थी। इसलिए अनन्या मैडम ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई हुई थी। अनन्या मैडम ने रजनीश सर से साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम्हें नहीं जम रहा तो तुम जो है काम अपनी पार्टनरशिप विड्रॉ करके तुम अलग हो सकते हो, मैं अकेले भी अपनी कंपनी चलाने में सक्षम हूँ। और बस उसके बाद अनन्या मैडम वहाँ से चली गई थी और उसके बाद रजनीश सर और ये जो मोना मैडम है ये खुसुर फुसुर करके कुछ बातें कर रहे होते हैं। अब पुलिस का शक रजनीश पर भी जाता है। पुलिस रजनीश और मोना को भी उठा करके लाती है, उनसे भी कड़ाई से पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ से भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। पुलिस को आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस घटना को अंजाम दिया है तो किसने दिया है। ऐसा व्यक्ति है कौन जिसकी इतनी दुश्मनी थी अनन्या के साथ, उसने इतनी क्रूरता से बर्बरता से इस तरह का व्यवहार जो है अनन्या के साथ किया था। तभी पुलिस के पास एक ऐसी चीज आकर के पहुंचती है जिससे पुलिस को राह मिल जाती है दोस्तों चलने की। दरअसल उस गार्ड की जो मेडिकल करवाया गया था उसकी जब रिपोर्ट आकर के पहुंचती है तो उस रिपोर्ट में ये निकल करके सामने आता है कि अल्कोहल तो इसमें सिर्फ 30% था, बाकी इसमें जो है बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी जो शराब गार्ड को दी गई थी। इसका मतलब पुलिस समझ जाती है कि ये पूरा प्री प्लान्ड काम था, पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस उस सस्पेक्ट को ढूंढने में लग जाती है जिस वेटर ने जो है इसे जो है शराब ला करके दी थी। अब अनन्या कंपनी के रिकॉर्ड्स के द्वारा निकाला जाता है कैटरिंग का काम किसको दिया गया था। उस कैटरर तक जब जाकर के पहुंचती है और उस पार्टी के दौरान वहां पर जो जो वेटर्स मौजूद होते हैं उनकी लिस्ट पुलिस के द्वारा निकाली जाती है और उनके सारे रिकॉर्ड्स और फोटो निकाले जाते हैं। और वो सारे फोटोज उस गार्ड को जब दिखाए जाते हैं दोस्तों तो उस पर एक लड़के की फोटो को जो है गार्ड पहचान लेता है। बस पुलिस को यहाँ से क्लू मिल चुका था। अब उस लड़के के पते पर जब पुलिस जाकर के पहुंचती है तो लड़का जो था वहां से फरार मिलता है। पुलिस अपने मुखबिर को लगा देती है उसके पीछे और मुखबिर जो है अब उसके घर के आसपास जो है डेरा डाल लेते हैं। और वो लड़का जब अपने घर पर वापस आकर के पहुंचता है पुलिस को तुरंत खबर मिल जाती है। पुलिस जाकर के पहुंचती है और उस लड़के को धर दबोचा जाता है दोस्तों। वो लड़का भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। थाने लेकर के आती है पुलिस और उसके सामने जो है पूरी फोटोज जो है बिछा देती है दोस्तों। किसकी उसके हस्बैंड की, उसके उस कॉलेज के दोस्त की, उसके पार्टनर की रजनीश की, अभिषेक की और उस गार्ड की और उसके चाचा की भी फोटो बिछाई जाती है। सबकी फोटो लगाने के बाद जो है दोस्तों उससे पूछा जाता है कि बता, क्योंकि उसने बताया था कि मुझे जो है पैसे दिए गए थे ये काम करने के लिए। जब उसे फोटो दिखा करके वो, क्योंकि उसने कहा था कि मैं नाम तो नहीं जानता उस व्यक्ति का, इसलिए इतनी फोटो उसके सामने रखी जाती है और कहा जाता है कि बता इसमें से कौन था। वो इस फोटो पर जो है दोस्तों उंगली रख देता है और जिस फोटो पर वो उंगली रखता है ना दोस्तों पुलिस
देखती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि पुलिस जो थी उस पर तो शक ही नहीं कर रही थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति को पकड़ करके लाया जाता है, सामने कुर्सी पर बिठाया जाता है। व्यक्ति कौन होता है दोस्तों पता है? वो व्यक्ति होता है वही अभिषेक, उस बैंक्वेट हॉल, उस मैरिज हॉल का वो मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो दोस्तों वो हंसने लगता है, अजीब सा व्यवहार करने लगता है। पुलिस को समझ से देर नहीं लगती कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। वो साइकोपैथ टाइप का बिहेव करने लगता है। वो कहता है ऐसी महिलाओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए सर। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है, पता नहीं कैसे बच गई, वरना इसके पहले तो जो मैंने 3 शिकार किए हैं उसमें से कोई बच नहीं पाई, न जाने ये कैसी बच गई। पुलिस कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है मुझे ऐसी महिलाएं बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने आप को पुरुषों से ऊपर समझती हैं, जो अपने आप अपने बालों से खेलती है, जो पुरुषों को छू छू कर बातें करती है, या पुरुषों से जो है ऐसी इस प्रकार से बिहेव करने लगती है जो पुरुषों को डोमिनेट करती है, पुरुषों पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। इससे ऐसी महिलाएं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, और ऐसी महिलाओं को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं एक ऐसी हर एक महिला को जो है इस दुनिया से उठाकर परलोक भेज दूंगा। पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि ये इंसान जो है पागल है, साइकोपैथ है। पुलिस को ध्यान में आता है कि पुलिस ने एक बहुत बड़ी बात मिस कर दी थी कि इस मैरिज हॉल, इस बैंक्वेट हॉल के लिए अनन्या को जो है अभिषेक ने ही अप्रोच किया था फ़ोन लगा करके, और वो इस बात को खुद ही एक्सेप्ट करता है कि हाँ, अनन्या को मैंने ही अप्रोच किया था, क्योंकि ऐसी महिलाओं को मैं टारगेट करता था जो कि इस प्रकार की होती हैं, जो अपने पैरों पर खड़ी होती है, स्वावलंबी होती है और इंडिपेंडेंट होती है, और अपने आप को मर्दों से कम नहीं समझती। और ख़ास उसको ये बात बुरी लगती थी जो कि मर्दों को छू छू कर बात करती है या बार बार अपने बालों से खेलती है, और ऐसी ही आदत अनन्या को थी दोस्तों। इस वजह से इसने अनन्या को टारगेट किया, और उस रात को जब सब लोग वहाँ से चले गए थे तो गार्ड को तो इसने पहले ही प्लानिंग के तहत बेहोश कर दिया था। ये वहाँ जाकर के पहुँचता है और उसके बाद अनन्या के साथ दरिंदगी करता है, उसे दरिंदगी का शिकार बनाता है दोस्तों, और उसके बाद वो अपने पंच लगाकर उसके चेहरे पर ऐसे वार पर वार करता है। और जब देख अनन्या लहूलुहान हो जाती है तो इसको लगता है कि अनन्या की जो है जान चली जा चुकी है, और इसके बाद वो बड़े ही आसानी से वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद आकर के गार्ड के साथ सामने वो पूरा इस प्रकार का तमाशा करता है दोस्तों। इस प्रकार से घटना निकल करके सामने आती है, और असली मुख्य आरोपी तक पुलिस पहुंचने में आखिरकार कामयाब हो ही जाती है। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो दोस्तों, पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। वो उस पर संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, जहां से उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाता है, जहां से न्यायालय उसे जेल भेज देता है दोस्तों। लेकिन ये बताइएगा इस कहानी के बारे में जो भी राय, और कमेंट में ये भी बताइएगा कहानी किस शहर से देख रहे हैं, किस शहर से सुन रहे हैं। सजग रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।